Please like, share, subscribe my YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 4 पार्ट 3। इसके पहले हमने पार्ट 2 डिस्कस किया था जिसमें बेसिक्स एनसी सिस्टम क्या होता है और उसके एनसी के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे एमसीयू, पार्ट प्रोग्रामिंग, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ एनसी सिस्टम, यानी कि जो आपका संख्यात्मक नियंत्रण निकाय है वो कितने तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है, उसको पढ़ेंगे। और साथ ही साथ उससे पहले हम देखेंगे कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस ऑफ एनसी सिस्टम क्या होते हैं, यानी कि लाभ और हानियाँ एनसी सिस्टम के पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन पे आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले एडवांटेजेस यानी लाभ की बात कर लेते हैं कि एनसी सिस्टम जो होता है, पुराना जो कन्वेंशनल सिस्टम है, उसके कंपैरिजन में उसका क्या एडवांटेजेस होते हैं, उसके क्या लाभ होते हैं। तो सबसे पहले आपका है स्टूडेंट्स, फर्स्ट थिंग इज ग्रेटर ऑपरेटर सेफ्टी। अब देखिए, जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें कि पहले हम जो लेथ मशीन यूज़ करते थे, आपने देखा भी होगा, जो खराद मशीन यूज़ करते थे, तो वहाँ पे ऑपरेटर के एक्सीडेंट होने के चांसेस या फिर बहुत सारे ऐसे दुर्घटनाएं हो जाती थी जिससे ऑपरेटर के हैंड को या फिर किसी भी बॉडी के पार्ट को उसको इफ़ेक्ट हो जाता था। तो वहाँ पे सेफ्टी नहीं थी। लेकिन अगर हम एनसी सिस्टम की बात करें या सीएनसी सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे सेफ्टी ज़्यादा होती है, क्योंकि सारा एक कवर्ड एरिया में किया जाता है। उसमें एक शीशे का पूरा वो कवर्ड होता है, तो जिसमें आपका प्रोसेस होता है। और जब तक आपका वो डोर बंद नहीं होगा तब तक आपका एनसी सिस्टम चलेगा नहीं, उसमें ऐसे सेंसर्स लगे होते हैं। नेक्स्ट आपका है ग्रेटर ऑपरेटर एफिशिएंसी, यानी कि यहाँ पे एनसी सिस्टम में ऑपरेटर की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, यानी उसकी कार्य करने की क्षमता ज़्यादा होती है, क्योंकि उस पर ज़्यादा लोड नहीं होता है, ज़्यादा उसे काम नहीं करना होता है, बस मशीन को ऑपरेट करना होता है, प्रोग्रामर को प्रोग्रामिंग करना होता है। तो उसमें एफर्ट कम लगता है ऑपरेटर का, तो इसलिए उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है इन एनसी सिस्टम एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल मशीन्स। नेक्स्ट आपका है रिडक्शन ऑफ द स्क्रैप। अब वहाँ पे जो है वेस्टेज मटेरियल का बहुत होता था एनसी सिस्टम में, पुराने सिस्टम में, लेकिन एनसी सिस्टम में स्क्रैप यानी कि जो आपका वेस्ट मटेरियल है वो बहुत कम निकलता है, उसका रिडक्शन होता है। नेक्स्ट एडवांटेज यानी लाभ है, दैट इज़ द रिड्यूस्ड लीड टाइम फॉर द प्रोडक्शन, इनकी जो कार्य प्रोडक्शन है यानी कि उत्पादन जो में जो टाइम लगता है वो कम हो जाता है एनसी सिस्टम में, क्योंकि यहाँ पे मैनुअल ऑपरेटेड कम है, तो इसलिए यहाँ पे लीड टाइम कम हो जाता है। नेक्स्ट आपका है स्टूडेंट्स फीवर चांसेस फॉर द ह्यूमन एरर, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही कम होता है, तो यहाँ पे चांसेस ऑफ द ह्यूमन एरर कम हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका है मैक्सिमम एक्यूरेसी, यानी एक्यूरेसी बहुत ही अधिक होती है। साथ ही साथ इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ द पार्ट्स होता है। एक्यूरेसी बहुत अधिक होने का क्या मतलब हुआ कि एक्यूरेट पार्ट होते हैं, जो पार्ट्स आपके बनते हैं वो क्या बनते हैं, एक्यूरेट बनते हैं। और इंटरचेंजेबिलिटी पार्ट बनते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई पार्ट हमने बनाया तो वो पार्ट जो है आपका इंटरचेंजेबल होगा। दैट मीन्स कि जैसे एक कंपनी ने कोई एक पार्ट बनाया, ठीक है, और सेम पार्ट जो है दूसरी कंपनी ने बनाया, तो वो एक दूसरे से इंटरचेंजेबल हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी गिवन सॉकेट अरेंजमेंट बनाया, कुछ भी अरेंजमेंट ऐसे बनाया हमने, या एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी भी कंपनी का आप जो प्लग और सॉकेट ख़रीदते हैं, तो वो जो प्लग और सॉकेट है वो किसी भी जो प्लग है किसी भी सॉकेट में एडजस्ट हो जाता है। इस तरीके से वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होता है, तो इंटरचेंजेबिलिटी वहाँ पे होती है। नेक्स्ट आपका है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, यानी कि उत्पादन दर जो है वो भी बढ़ जाती है। फ्यूअर मैन आवर्स, यानी कि आदमियों की काम करने की जो घंटे होते हैं फॉर इंस्पेक्शन वो कम होता है, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ही इंस्पेक्शन होता रहता है, तो आदमियों को इंस्पेक्शन करने में कम टाइम लगता है।
नेक्स्ट आपका है ग्रेटर मशीन यूटिलाइजेशन, अधिक से अधिक हम मशीन को यूटिलाइज कर सकते हैं, कंटिन्यूस प्रोडक्शन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनसी सिस्टम। तो इस तरीके से दीज आर द एडवांटेजेस, या फिर ये कह सकते हैं लाभ हैं एनसी सिस्टम के। नेक्स्ट आपका है स्टूडेंट्स, अगर लाभ हैं तो हानियाँ भी होंगी। तो हानियाँ, लिमिटेशंस हैं एनसी सिस्टम के क्या हैं। फर्स्ट वन इज़ हाई इनिशियल कॉस्ट फॉर द सेटअप, यानी शुरुआत में जब मशीन हम लगाते हैं तो उसकी कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आपका है नीड फॉर द पार्ट प्रोग्रामिंग, पार्ट प्रोग्रामिंग की ज़रूरत होती है, जिसके लिए स्किल लेबर की ज़रूरत होती है, पार्ट प्रोग्रामर की ज़रूरत होती है। तो इसलिए पार्ट प्रोग्रामर की ज़रूरत होती है, पार्ट प्रोग्रामिंग की ज़रूरत होती है। तो ये एक डिसएडवांटेजेस यानी लिमिटेशन भी है इसकी। नेक्स्ट आपका स्पेशल मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, क्योंकि ये कंप्यूटर ऑपरेटेड मशीन होती है, तो इसलिए इसको में मेंटेनेंस की अधिक स्पेशल मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। मोर कॉस्टली ब्रेकडाउन, अगर मान लीजिए मशीन में कोई ख़राबी आ गई तो ये ज़्यादा कॉस्टली होता है, उसको बनवाने में ज़्यादा खर्चा लगता है एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल मशीन। तो होप आप लोग को ये लिमिटेशंस और एडवांटेजेस समझ में आ गए होंगे। आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए अब आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम, यानी कि एनसी सिस्टम को, संख्यात्मक नियंत्रण निकाय को हम किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं, कितने तरीक़ों से हम उसको वर्गीकृत करते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं। तो पहला है आपका बेस्ड ऑन द कंट्रोल लूप, यानी कि हिंदी में भी कंट्रोल लूप ही बोलते हैं या फिर नियंत्रण लूप बोलते हैं। तो नियंत्रण लूप यानी कि कंट्रोल लूप के आधार पे हम जो एनसी सिस्टम है उसको दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं। पहला है आपका ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, सेकेंड वन इज़ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। नाम हिंदी में अगर बात करें तो ये खुला लूप नियंत्रण निकाय, और ये दूसरा होगा आपका बंद लूप नियंत्रण निकाय। तो ये लूप के आधार पे, आपका नियंत्रण लूप के आधार पे दो तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। तो दूसरा जो आधार है दैट इज़ द बेस्ड ऑन द मोशन कंट्रोल, यानी कि मोशन के कंट्रोल के आधार पे भी हम क्लासिफाई करते हैं, यानी कि आपका जो टूल का मोशन हो रहा है, उसकी गति है, उसके गति के नियंत्रण के आधार पे हम क्लासिफाई करते हैं। तो वो है आपका दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। नंबर वन इज़ पॉइंट टू पॉइंट मोशन न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम, यानी कि बिंदु से बिंदु गति नियंत्रण, संख्यात्मक नियंत्रण निकाय। दूसरा है आपका कंटूर मोशन न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम। कंटूर मोशन को, कंटूर ही बोलते हैं, इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो कंटूर गति संख्यात्मक नियंत्रण निकाय सिस्टम, तो निकाय बोल सकते हैं, नियंत्रण निकाय। तो इस तरीके से हम बेस्ड ऑन द मोशन कंट्रोल दो तरीके से बांट रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट और दूसरा कंटूर, और लूप के आधार पे ओपन लूप और क्लोज लूप। तो थर्ड जो है आधार जो है जिसके बेस पे हम क्लासिफाई करते हैं, थर्ड वन इज ऑन द कोऑर्डिनेट सिस्टम, बेस्ड ऑन द कोऑर्डिनेट सिस्टम। हिंदी में अगर बात करें तो कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब जो आपका निर्देशांक ज्यामिति होती है, निर्देशांक बिंदु होते हैं, उसके इस आधार पे हम तीन तरीके से क्लासिफाई करते हैं। नंबर वन इज एब्सोल्यूट पोजिशनिंग, यानी कि आपका एब्सोल्यूट पोजिशनिंग है। दूसरा आपका है इंक्रीमेंटल पोजिशनिंग। थर्ड वन इज फिक्स जीरो एंड फ्लोटिंग जीरो पोजिशनिंग सिस्टम। तो यानी कि स्थिति के आधार पे, निर्देशांक ज्यामिति की स्थिति के आधार पे हम तीन तरीके से कैटेगराइज करते हैं, एब्सोल्यूट, इंक्रीमेंटल और फिक्स जीरो एंड फ्लोटिंग जीरो। नेक्स्ट आपका जो क्लासिफिकेशन है दैट इज द बेस्ड ऑन द पावर सोर्स, यानी कि पावर के सोर्स पे जो कोई भी मशीन चल रही है तो किसके आधार पे चलेगी, पावर के सोर्स पे चलेगी, यानी कि आपका जो आपका शक्ति है कैसे मिल रही है उसके आधार पे, शक्ति के स्रोत के आधार पर अगर क्लासिफाई करें तो दो तरीके से क्लासिफिकेशन होता है। नंबर वन इज़ इलेक्ट्रिकल ड्राइव न्यूमेरिकल सिस्टम, नंबर टू इज़ हाइड्रोलिक ड्राइव न्यूमेरिकल सिस्टम। इलेक्ट्रिकल ड्राइव न्यूमेरिकल सिस्टम में क्या होगा, जो आपका पावर मिलेगा वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई से मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी मशीन। दूसरा आपका है हाइड्रोलिक ड्राइव न्यूमेरिकल सिस्टम। हाइड्रोलिक ड्राइव न्यूमेरिकल सिस्टम में क्या होगा, द्रव की गति, द्रव के जो आपकी शक्ति होती है उसके आधार पे जो कंट्रोलिंग होगी, जो मशीन चलेगी, उसको हम बोलेंगे हाइड्रोलिक बेस्ड ड्राइव न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिफाई होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेस्ड ऑन द न्यूमेरिकल कंट्रोल लूप।
तो बेस्ड ऑन द कंट्रोल लूप स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन क्या था आपका, ओपन लूप न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम। तो बेस्ड ऑन द कंट्रोल लूप में सबसे पहला है ओपन लूप न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप यानी कि खुला लूप संख्यात्मक नियंत्रण निकाय। तो इसमें बेसिकली होगा क्या, जैसे खुला लूप है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसको समझते हैं। तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, जो कंट्रोल सिग्नल्स होंगे, कंट्रोल सिग्नल्स जो हम देते हैं एक्चुएटर्स को, जैसे मैंने बताया था कि जो आपका एक्चुएटर्स पे सिग्नल जाता है वो किससे जाता है, कंट्रोल सिग्नल्स जो जाते हैं एक्चुएटर्स पे जाते हैं, और एक्चुएटर्स क्या करता है, उसको एम्पलीफाई कर देता है। ठीक है, तो कंट्रोल सिस्टम जो एक्चुएटर्स को दिए जाते हैं एमसीयू के द्वारा, but the movements and the final destination of the positioning system are not checked for the accuracy। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, एमसीयू के द्वारा हम एक्चुएटर्स को कंट्रोल सिग्नल तो दे देते हैं कि आप कंट्रोलिंग करो आगे के जो मशीन टूल्स होते हैं, लेकिन जो मूवमेंट होता है टूल का या फिर फाइनल डेस्टिनेशन होता है जो टूल का, उसकी जो स्थिति होती है, उसकी जो पोजीशनिंग होती है, उसको हम चेक नहीं करते एक्यूरेसी के लिए। तो बेसिकली इसमें ये कह सकते हैं हम क्वालिटी चेक नहीं करते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट बना है वो जो आपका डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है उसके आधार पर बना है कि नहीं, वो एक्यूरेट है कि नहीं। तो इसलिए ये ओपन लूप है, यानी कि इसमें कोई भी फीडबैक नहीं लेते हम, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ओपन लूप नियंत्रण निकाय। तो इसमें देख सकते हैं इस ब्लॉक डायग्राम की सहायता से, ये वन वे प्रोसेस होता है। वन वे प्रोसेस का क्या मतलब, वो एक ही डायरेक्शन में प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले इनपुट होगा, जो आपका आपने पार्ट प्रोग्राम बनाया है वो इनपुट देंगे, फिर आपका न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम में ये पार्ट प्रोग्राम जाएगा जिसमें एमसीयू वगैरह सब कुछ लगा होगा। तो यहाँ पे जो सिग्नल्स जनरेट होंगे वो मशीन टूल को जनरेट करेंगे, मशीन टूल को मूव कराएंगे और आपका फाइनल प्रोडक्ट बनके तैयार होगा। तो जो आपका आउटपुट मिलेगा स्टूडेंट्स, उसको हम चेक नहीं करेंगे, उसकी एक्यूरेसी को चेक नहीं करेंगे। तो बेसिकली इस तरीके से सिंपल सिस्टम होता है। तो इसको हम बोलते हैं ओपन लूप न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम। तो होप आप लोग को क्लैरिफाई हुआ, बहुत ईजी है। तो ओपन लूप कंट्रोल न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम के खासियत क्या होती है, लाभ और हानियाँ की बात कर लें तो ओपन लूप जो होता है वो लेस एक्सपेंसिव होता है, बहुत ही कम पैसों में बन जाता है और कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होता है, लेस कॉम्प्लिकेटेड। डिसएडवांटेज क्या है, इसकी एक्यूरेसी, इसमें एक्यूरेसी कम होती है। रिपीटेबिलिटी की अगर बात करें तो रिपीटेबल, बार बार रिपीट करता रहता है ये, और जो सेटअप है उसको करने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इस तरीके से ये इसके डिसएडवांटेज है, यानी इसकी हानियाँ हैं। तो होप आप लोग को ये ओपन लूप न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं जो बेस्ड ऑन द कंट्रोल लूप। तो सेकंड जो क्लासिफिकेशन है आपका कंट्रोल लूप के आधार पे, हमने क्या बताया था, क्लोज लूप न्यूमेरिकल सिस्टम। क्लोज लूप न्यूमेरिकल सिस्टम का एक और नाम होता है स्टूडेंट्स फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, फीडबैक न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, ट्रांसड्यूसर्स लगे होते हैं, इक्विप विद द ट्रांसड्यूसर्स एंड सेंसर्स। तो यहाँ पे क्या लगे होते हैं, ट्रांसड्यूसर्स के साथ हम क्या लगा देते हैं, सेंसर्स लगा देते हैं, ताकि वो जो पोजीशन होती है उसको सेंस कर सके और उसको कंपेयर कर सके कंट्रोल सिग्नल के साथ, और उसके को करेक्ट कर सके, जो भी पोजीशन नेसेसरी है उसको करेक्ट कर सके। तो बेसिकली इसमें फीडबैक डिवाइस लगा होता है। वो फीडबैक डिवाइस क्या होता है, सेंसर्स होते हैं। तो ये वन वे प्रोसेस नहीं है, इस पर साइकिल चलती है। तो इससे आपका इनपुट कोई आपने दिया और वहाँ पे आपका न्यूमेरिकल कंट्रोल यूनिट में उसको एनालाइज किया गया, सिग्नल्स जनरेट हुए, फिर आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ, आउटपुट आया। तो वो आउटपुट जो आएगा उसको ये जो सेंसिंग डिवाइस है उसको सेंस करेगा, और कुछ स्टैंडर्ड जो होंगे उसके पास, उससे वो कंपेयर करेगा। तो वो कंपैरिजन करने के बाद देखेगा कि वो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ है कि नहीं। अगर मान लीजिए उसमें कोई त्रुटि होती है तो उसको पुनः वो इनपुट के पास भेजेगा, फिर से प्रोसेसिंग होगी। तो इस तरीके से आप इसकी जो पोजीशंस होती है टूल को, उसको नेसेसरी को उसको करेक्ट करता रहता है टाइम टू टाइम। तो ये आपका फीडबैक न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम होता है, या फिर कह सकते हैं क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होता है। क्योंकि ये बंद है, देख सकते हैं ये ओपन नहीं है, वन वे प्रोसेस है। तो इस तरीके से साइकिल चल रही है लाइक दिस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके इसको हम क्या बोल रहे हैं, क्लोज लूप न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम। चलिए अब आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, बेस्ड ऑन द मोशन कंट्रोल सिस्टम, यानी कि गति के आधार पे हम कैसे डिस्कस करते हैं। तो इस
इस टॉपिक को स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें तो ज़्यादा बेटर हो, अदरवाइज़ वीडियो लेंदी हो जाएगी। मोशन कंट्रोल सिस्टम को हम देख लेते हैं कि दो क्या होते हैं, उसको हम दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं। तो जैसे आपका एनसी प्रोसेस होता है, तो जो कुछ एनसी प्रोसेसेस होते हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं डिस्क्रीट लोकेशन पे वर्क पार्ट के। तो अगर मैं इसको डिस्क्रीट लोकेशन को आपको समझाऊंगा भी, जैसे मान लीजिए आपका कोई वर्क पीस है, यानी कि आपका कोई भी कार्यखंड है, उस पर ड्रिलिंग करनी है, ठीक है, यहाँ पे ड्रिलिंग करनी है, यहाँ पे ड्रिलिंग करनी है, यहाँ पे ड्रिलिंग करनी है, तो कई तरीके से, या फिर स्पॉट वेल्डिंग करनी है। तो दो पार्ट को स्पॉट वेल्डिंग का मतलब कुछ अलग अलग कुछ दूरी पे हम स्पॉट वेल्डिंग करते हैं। तो अगर डिस्क्रीट लोकेशन यानी कि अलग अलग लोकेशन पे कंटिन्यू नहीं हो रहा है, तो अलग अलग लोकेशन पे अगर हमें काम करना है तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट लोकेशन। तो कुछ एनसी प्रोसेस होते हैं जो डिस्क्रीट लोकेशन पे काम किए जाते हैं। जैसे आपका मान लीजिए ड्रिलिंग करना है, तो ड्रिलिंग हम कंटिन्यूस तो करेंगे नहीं, कुछ कुछ स्थान पे करेंगे, यानी कि कंटिन्यूस तो हम मान लीजिए कंटिन्यूस तो हम जैसे लाइन से ड्रिलिंग करते नहीं जाएंगे ना, कुछ कुछ स्थान पे करेंगे। तो कुछ कुछ पोजीशन पे जो ड्रिलिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट लोकेशन। तो इस तरीके से स्पॉट वेल्डिंग में होता है। तो कुछ प्रोसेस जो होते हैं वो डिस्क्रीट लोकेशन पे काम करते हैं, और कुछ क्या होते हैं, अदर आर कैरीड आउट वाइल द वर्कहेड इज मूविंग। तो जैसे जैसे मान लीजिए टर्निंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो टर्निंग ऑपरेशन में क्या होगा, आपका जो कंटिन्यूस जो होता है, टर्निंग जो होगी, कटिंग जो होगी कंटिन्यूस होगी, यानी डिस्क्रीट लोकेशन पे नहीं होगी। तो जैसे मान लीजिए आपका कारखंड है, यानी कि साफ्ट है या फिर रॉड है, तो यहाँ पे आपका टूल लगा हुआ है। तो टूल जो है ये ऐसा नहीं है कि हमने टूल को यहाँ टच कराया फिर दूर कर दिया, फिर टच कराया दूर कर दिया। तो टूल एक कंटिन्यूस पोजीशन पे यहाँ पे स्थिर है, और ये आपका चक से आपका रॉड घूम रहा है, और पूरे स्थान पे यानी पूरे लोकेशन पे इसके रॉड के आपका टर्निंग हो रही है। तो कंटिन्यूस टर्निंग कंटिन्यूस मोशन हो रहा है, तो हम उसको बोलते हैं वर्कहेड इज मूविंग कैरिड आउट। तो और ऐसा ही आपका कंटिन्यूस वेल्डिंग में होता है। तो दो तरीके से आपका जो होता है वर्किंग होती है, एक होता है डिस्क्रीट लोकेशन पे, दूसरा होता है कंटिन्यूस। तो अगर आपका जो वर्कहेड मूव कर रहा है, इट मे बी रिक्वायर्ड टू फॉलो अ स्ट्रेट लाइन। जो आपका वर्कहेड मूव कर रहा है वो हो सकता है कि एक स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करे, या सर्कुलर पाथ को फॉलो करे, या कर्वीलिनियर पाथ को फॉलो करे। तो दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट आर अकम्प्लिश्ड बाय द मोशन कंट्रोल सिस्टम। तो इस तरीके से अलग अलग, मान लीजिए स्ट्रेट लाइन में यानी कि सीधी रेखा में पाथ को फॉलो कर रहा है टूल, या सर्कुलर में या किसी कर्व में फॉलो कर रहा है टूल, तो वो डिफरेंट जो मोशन टाइप्स ऑफ मूवमेंट है उसको उसमें जो कंट्रोलिंग होती है वो कैसे होती है, बेस्ड मोशन कंट्रोल के सिस्टम के आधार पे होती है। ठीक है। अब मोशन कंट्रोल सिस्टम जैसे मैंने डिस्कस भी किया था, पहले भी बताया है, क्लासिफिकेशन में दो तरीके से होता है। नंबर 1 इज पॉइंट टू पॉइंट, नंबर 2 इज कंटूर मोशन। तो जैसे मैंने बताया स्टूडेंट्स कि डिस्क्रीट लोकेशन पे क्या होगा, पॉइंट टू पॉइंट मोशन कंट्रोल होगा। और जैसे मान लीजिए आपका जहाँ पे कंटिन्यूस आपका मशीनिंग हो रही है, तो वहाँ पे कंटूर मोशन न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम अप्लाई होगा। तो होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है, कंटूर क्या होता है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो के लिए इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आई है तो थम्स अप बटन को प्रेस करना ना भूलें, साथ ही साथ शेयर सब्सक्राइब करें, और घरों पर रहें, पढ़ाई करते रहें, वीडियो देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू।